हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था एनेस्थीसिया गाइडलाइन। नॉर्मली हमने सारा टाइम एनेस्थीसिया गाइडलाइन पे लगाया हुआ था। तो हमें जहाँ तक है कि एनेस्थीसिया टाइम रिपोर्टिंग समझ में आ गया होगा, एनेस्थीसिया सर्विसेज क्या है ना। बाकी सप्लाई मटेरियल्स क्या है, सेपरेट और मल्टीपल प्रोसीजर्स क्या है, बाकी ठीक है, स्पेशल रिपोर्ट क्या है, एनेस्थीसिया मॉडिफायर क्या है, फिजिकल स्टेटस हमने समझ लिया था। बाकी कुछ सर्कमस्टांसेस थे उसको भी हमने समझ लिया था कि एड ऑन कोड के तौर पे जाएगा ये। बाकी पैरेंथेटिकल नोट इनमें ज़्यादातर ध्यान रखना है। इनके साथ पैरेंथेटिकल नोट का काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो बन के आता है। पैरेंथेटिकल नोट में यहाँ पे तो पता चलता है कि सीपीटी जा रही होती है इसके हिसाब से, लेकिन पैरेंथेटिकल नोट कहता है जी नहीं, मैं नहीं जा रहा इनके साथ, तो उसको ध्यान में देना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सेशन समझते हैं एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया कितने टाइप का होता है? ठीक है, अभी तो तुमने समझ लिया कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कौन से मॉडिफायर P1 P2 P6 तक। उसके बाद नॉर्मली हमने पढ़ा था उसमें कि P1 जो होता है हेल्दी, है ना। P2 जो होता है हेल्दी के साथ साथ माइल्ड डिजीज होता है। P3 जो होता है सीवियर सिस्टमेटिक डिजीज, है ना। P4 जो होता है थ्रेट टू लाइफ होता है। P5 जो होता है कि वो विदाउट ऑपरेशन सर्वाइव भी नहीं कर सकता। और P6 होता है ब्रेन डेड होता है, उस सिचुएशन में पेशेंट बिल्कुल मरा हुआ सामान होता है, तो उसके ऑर्गन्स डोनर्स के काम आ जाते हैं, मतलब जो रिसीवर्स होते हैं। ठीक है, तो एनेस्थीसिया के बगैर कोई भी सर्जरी पॉसिबल नहीं है। कुछ एनेस्थीसिया ऐसे हैं, मतलब कुछ सर्जरीज, कुछ घाव ऐसे हैं जहाँ पे विदाउट एनेस्थीसिया काम हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी मेजर सर्जरीज है जहाँ पे विदाउट एनेस्थीसिया काम यानी कि पेशेंट का प्रोसीजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोसीजर ऑलवेज आपको पता है कि वो पेनफुल होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया, no need to provide CPT for this. Topical anesthesia, regional anesthesia, epidural anesthesia और जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया देखो साफ साफ इन्होंने बोल दिया है कि नो नीड टू प्रोवाइड सीपीटी कोड फॉर दिस। यानी टॉपिकल और एनेस्थीसिया और लोकल सिंपल, दोनों चीजों का एक ही मैटर है कि जैसे कि मान लो आप कहीं भी चल रहे हैं, सडनली आपको किसी उंगली में, किसी फिंगर में, किसी मतलब घुटने में या समथिंग कहीं भी आपने गिरा, आपको खरोच आ गई, चोट लग गई हल्की सी, तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि पेनफुल होती है, दर्द होता है उसमें। डॉक्टर क्या करते हैं, पर्टिकुलर जगह पे ही एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं, मतलब जहाँ पे चोट लगी वहीं पे दे देते हैं एनेस्थीसिया। मान लो कि आपके घुटने में लग गई और आपको पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, वहाँ पे ही सिर्फ एनेस्थीसिया देंगे ताकि आपको घुटना जो है सुन्न हो जाए, आपको वहाँ पे दर्द ना हो, है ना। वो अपना आगे प्रिपरेशन कर लेंगे, प्रोसीजर जो भी रहेगा वहाँ का। सेम सिचुएशन, टॉपिकल एनेस्थीसिया। अब आता है रीजनल। रीजनल का मतलब है जिससे आपका दो हाथ है, दो पैर है, राइट। तो सिंपल वे में मान लो आपके राइट घुटने में चोट लग गई या लेफ्ट घुटने में चोट लग गई, डॉक्टर क्या करेंगे, उस पूरे एरिया को सुन्न कर देंगे। यानी कि लेफ्ट में लगी तो लेफ्ट वाला जो लेग है उस पूरे लेग को सुन्न कर देंगे, अनकॉन्शियस कर देंगे एनेस्थीसिया देकर, जिसको बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया है। राइट में लगी तो राइट वाला पूरा पैर एकदम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाएगा, बाकी सारे फंक्शन करेंगे, सब कुछ पता होगा, लेकिन उस पैर में कुछ भी हो रहा होगा हमें आइडिया नहीं लगेगा। इपिड्यूरल स्पाइन में होता है, जिसे ज़्यादातर ये महिलाओं में होता है जब वो सिजेरियन बच्चा डिलीवर कर रही होती है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इपिड्यूरल उनकी उनकी स्पाइन में एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उनके पेट में अगर कुछ भी एब्डोमेन, क्योंकि जाहिर बात सिजेरियन होगा तो पेट फाड़ के बच्चा पैदा होना है। उस सिचुएशन में होता क्या है कि पेशेंट को स्पाइन में एपिड्यूरल लेवल पे एनेस्थीसिया दिया जाता है। जो डॉक्टर्स होते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो स्पाइन में इंजेक्शन देते हैं, जहाँ की इसकी वजह से वो पूरा पेट और कमर का हिस्सा अनकॉन्शियस हो जाता है, जहाँ से आप फिर आगे का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, जो कि बच्चा डिलीवरी के टाइम ज़्यादातर यूटिलाइज होता है, या तो स्लिप डिस्क जैसे और स्पाइन की प्रॉब्लम के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया वाया मास्क और आईवी लाइन। जनरल एनेस्थीसिया जो होता है इसमें पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, जिसमें मेजर सर्जरीज आपका कार्डियो का होगा या कोई भी मेजर सर्जरीज है, वो सारी सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होती है। और ये कितने प्रकार से दे सकते हैं, मास्क लगा कर दिया जाता है, जैसे बच्चे होते हैं छोटे उनको ज़्यादातर मास्क लगा के दिया जाता है, बड़ों को भी दिया जाता है। और कुछ जहाँ पे मास्क वर्क नहीं करता उस सिचुएशन में इंट्रावेनस, आईवी का मतलब इंट्रावेनस लाइन, यानी कि इंट्रावेनस वेंस नसों के द्वारा एनेस्थीसिया प्रोवाइड की जाती है।
ताकि पेशेंट अनकॉन्शियस हो सके। ठीक है, तो ये 5 एनेस्थीसिया होते हैं, आप याद रखिए। नॉर्मली तौर पे हमें पता भी होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज़ है और अच्छा भी लगता है ना। हु कैन प्रोवाइड एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया प्रोवाइड कौन करता है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एनेस्थीसिया एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही प्रोवाइड करता है, कभी कभी सर्जन भी देता है। जरूरी नहीं है कि सारे हर हॉस्पिटल में। अब अगर आप छोटे प्रदेशों में चले जाओ तो वहाँ पे जरूरी नहीं कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही अलग से आए, कोई डॉक्टर ही एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं भी कोई भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर अगर देखा जाए तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम ही एनेस्थीसिया देना है, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पढ़ाई होती है, इसका तजुर्बा उन्हीं को होता है ज़्यादातर। ठीक है, एनेस्थीसिया कैन बी प्रोवाइड बाय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जिसका मॉडिफायर हमेशा ए, क्योंकि देखो आपके सीपीसी के एग्जाम में, सीपीटी के बुक में मॉडिफायर का भी रोल काफ़ी होता है। ठीक है, तो इसमें आपको मॉडिफायर भी ध्यान रखना पड़ेगा। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट देगा एनेस्थीसिया, और जब भी ए मॉडिफायर, अगर आपके क्वेश्चन में आ रहा है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने एनेस्थीसिया दिया, तो समझ जाओ कि वहाँ पे आपके क्वेश्चन में ए मॉडिफायर होगा। अगर मॉडिफायर होगा तो ए होगा, तो आप उससे और भी क्वेश्चंस को एलिमिनेट हो सकता है, किसी के साथ QZ हो, QI हो, लेकिन आपने पढ़ लिया, आपको याद है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का जो मॉडिफायर होता है डबल ए होता है, तो आप बाकी को एलिमिनेट करोगे और इसको पकड़ के चल लोगे। इसी एग्जाम्पल 0 1 2 1 4 ए ना, अगर 0 1 2 1 4 पे सिचुएशन कुछ बन रही है, यहाँ पे कुछ प्रकार की सर्जरी है और उसमें एनेस्थीसिया किसने दिया? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने दिया। सेम CRNA, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ये भी एक नर्स होती है। ठीक है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं होती है, लेकिन एक सर्टिफाइड नर्स होती है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। मतलब ये मेन जो डॉक्टर होता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, उससे नीचे का पोजीशन है। एक भी ये लेकिन सर्टिफाइड होती है, एनेस्थीसिया देने के लिए सर्टिफाइड होती नर्स होती है। ठीक है, तो इसका जो मॉडिफायर होता है QZ। अगर इसने किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है तो उसका जो सिंबल होगा, मॉडिफायर होगा QZ। अगर आपके क्वेश्चन में किसी CPT के साथ और आपको ये पता चल गया कि जो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है उसने नर्स ने दिया है, तो QZ मॉडिफायर अगर दिख जाए तो उसमें आप QZ की वजह से एलिमिनेट करना, बाकी अगर किसी और मॉडिफायर से हो तो एलिमिनेट करो, QZ को आप पकड़ लो। अब इस सिचुएशन में 12-14 के साथ QZ ने एनेस्थीसिया दिया। ठीक है, कभी कभी मैंने बताया आपको, सर्जन जो डॉक्टर सर्जरी कर रहा है ना, वही एनेस्थीसिया दे देता है। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि 47 लगता है, तो हम सर्जरी के साथ 47 का CPT यूज करते हैं, ना कि एनेस्थीसिया का। ठीक, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए चीज़ रखा है, लेकिन यहाँ पे मान लो कोई भी सर्जरी हो रही है, सर्जरी की CPT हमारी 1000 से स्टार्ट होती है और मेडिसिन चैप्टर 9000 तक जाती है, राइट। वो सर्जरी के CPTs होते हैं। तो उस सिचुएशन में कोई पेशेंट मान लीजिए कार्डियो की सर्जरी कर रहा है 3000 की सीरीज से 31000, ठीक है, नॉर्मली सर्जन सर्जरी कर रहा है और उसी ने एनेस्थीसिया दिया है पेशेंट को, तो वहाँ पे हम एनेस्थीसिया चार्ट से कोई भी CPT नहीं उठाएंगे। हम सिंपल, अगर हमारे क्वेश्चन में ये दिख गया कि सर्जन ने ही एनेस्थीसिया दिया है और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का कोई जिक्र नहीं है और 47 आपके मॉडिफायर उसमें लगा है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 47 तो एनेस्थीसिया का है, तो एनेस्थीसिया के साथ ही 47 नहीं, ए एनेस्थीसिया के साथ कभी नहीं। अगर आपके क्वेश्चन में कभी एनेस्थीसिया की CPT के साथ 47 लग के आया तो आप तुरंत एलिमिनेट कर देना, क्योंकि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कभी के साथ कभी 47 जा ही नहीं सकता, ये सर्जन के साथ 47 मॉडिफायर लगता है। बाकी चीजें मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा और भी चीजें क्लियर कर दूंगा। फिजिकल स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया, नॉर्मल हेल्दी पेशेंट, पेशेंट विद माइल्ड सिस्टमैटिक डिजीज है ना, पेशेंट विद सीवियर सिस्टमैटिक डिजीज। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डेट टू लाइफ प्लस विदाउट सर्जरी, मेजर ट्रॉमा एक्सीडेंट समथिंग। इस सिचुएशन में होता है कि पेशेंट विदाउट सर्जरी के नहीं जिंदा रह सकता। नॉर्मली ऑर्गन डोनेशन, ब्रेन डेड हो गया तो उसके जो ऑर्गन सब डोनेट हो जाएंगे। और मैंने एक चीज आपको बताया था, मॉडिफाइंग फैक्टर, इसके ना P1 का कोई भी फैक्टर नहीं होता, P2 का भी नॉर्मली लेके चलते क्योंकि माइल्ड है, हल्का है। लेकिन P3 क्या है, सीवियर सिस्टमैटिक डिजीज। सीवियरिटी मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुत खतरनाक कंडीशन आ गई, तो वहाँ पे उसका जो लेवल मॉडिफाइंग फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है, 1 हो जाता है। उसके बाद 4 तो और भी खतरनाक है, 2 हो गया। 5 तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि विदाउट सर्जरी जीना ही नहीं उसे, तो 3 हो गया। P6 ब्रेन मर चुका है पेशेंट, ब्रेन डेड हो चुका है, फिर से वो 0 हो गया। मतलब कहने को तो और भी कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइन के हिसाब से चलना है। तो P3 P4 P5 ये 3 चीज का
आपको हमेशा 1 2 3 माइंडसेट बना के रखना हुआ है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में फॉर्मूला के हिसाब से यूटिलाइज होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। बेस ऑफ यूनिट, बेस प्राइस। एवरी एनेस्थीसिया कोड हैज अ बेस यूनिट मिनिमम ऑफ 3। The base unit value is relative of the difficulty and skill required. The procedure base unit are constant and do not change. The find base unit either go through है ना of is a coding search software as crossword separate। मतलब ये सारे कुछ ऐसे कंडीशन है तो सिचुएशन में हम कि बेस यूनिट काफ़ी रिक्वायर्ड होता है। अभी मैं आपको आगे समझा देता हूँ, और ये चीज़ें यहाँ से भी हम वेरीफाइड कर सकते हैं, क्रॉस बुक, सेपरेट बुक, समथिंग, हर चीज़ों से। Anesthesia time. Anesthesia time start when anesthesiologist start preparation of the patient for the procedure and end when he is not longer in care of the patient। यानी कि पेशेंट का जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और लास्ट में जब वो किसी नर्स को हैंड ओवर कर देगा, वहां तक उसका टाइम, क्योंकि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से जो पैसा बनता है वो टाइम बेस्ड होता है, जितना मिनट काम करेगा उतने मिनट के हिसाब से चार्ज मिलता है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन सर्जरी, इसका कोरिलेशन कुछ भी नहीं है सर्जरी से। उसका काम एनेस्थीसिया से, एनेस्थीसिया काम एनेस्थीसिया दे दिया एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने, और सर्जन का काम है सर्जरी करना। बिटवीन सर्जरी स्टार्ट एंड कंप्लीट टाइम विद एनेस्थीसिया टाइम। ट्राई टू कैलकुलेट एनेस्थीसिया टाइम इन अ मिनट। यानी कि एनेस्थीसिया टाइम जब भी कैलकुलेट करो तो कोशिश करना है मिनट में करो, ताकि आपको आसानी हो। देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ द टाइम यूनिट। वन टाइम यूनिट इज इक्वल 15 मिनट्स, है ना। वन टाइम यूनिट एज इक्वल टू 15। अगर एक यूनिट है तो 15 मिनट। टोटल टाइम स्पेंड बाय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इन अ मिनट डिवाइड बाय 15। यानी कि जो भी टाइम होगा मिनट में उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 15 करेंगे, तो उसके रिजल्ट को वो रिजल्ट उसका निकल के आ जाएगा कि कितना यूनिट निकल के। जैसे 60 मिनट होता है तो 15 चौका 60, तो 4 यूनिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, नो नीड टू पुट रिजल्ट इन द डेसिमल। डेसिमल में हमें कुछ नहीं, जैसे कि 15.754 डेसिमल हमें नहीं करना है। अगर 8 पॉइंट से नीचे है तो हमेशा उसको यूनिट में करेंगे, अगर 8 और 8 से ऊपर हुआ तो नेक्स्ट यूनिट कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 68 मिनट है, 68 मिनट, तो उस सिचुएशन में 15 चौका 60, 4 यूनिट तो हो गया, लेकिन 8 मिनट कहाँ जा रहा है। अब 8 को हम अलग से एक यूनिट में कम प्लस कर लेंगे। अगर 67 मिनट है, 67 मिनट्स है, तो 15 चौका 60 हो गया, बचे 7, तो 7 को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम 4 यूनिट पे ही काम करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखा है डेसिमल, इफ रिमाइंडर 8 इज और मोर देन 8 add one additional time unit, if remainder less than 8 no need to add any additional time unit। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एनेस्थीसिया टाइम है 65 मिनट, टाइम यूनिट 65 इंटू 15 इक्वल टू 4। 60 यूनिट को इसने कैलकुलेट कर दिया, बच्चे 5 यूनिट्स रिमाइंडर। Remainder means 5. It's less than 8. So we not take as additional unit, only code 4 unit. And it's the time 68 minutes. The time is 65 into 15 is equal to 4. 16. Remainder 8. तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा 8 यूनिट बच गया, तो हम 4, अब 8 यूनिट को क्या करेंगे, गाइडलाइन कहती है कि अगर 8 और 8 से ऊपर है तो उसको हम 1 कंसिडर करेंगे, तो ये 5 यूनिट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बाकी और देख लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट एनेस्थीसिया टाइम एंड टाइम यूनिट। अब देखो आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एट 9 AM। ठीक है, प्रिपरेशन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट के साथ 9 बजे। पेशेंट वाज टेकन इनटू द ओटी 9:30 बजे। वो चाहे 9:30 बजे ओटी में जाए, ऑपरेशन थिएटर में, चाहे 10 बजे जाए, लेकिन प्रिपरेशन कब स्टार्ट हो गई, 9 बजे स्टार्ट हो चुकी है। एंड सर्जरी लास्टेड टिल 10:30 बजे तक। एंड पेशेंट वाज रिकवर्ड बाय द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एट 11 AM। राइट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट लेफ्ट पेशेंट हियर एट 11:30। तो कितना हो गया, पेशेंट ने क्या किया, जो पेशेंट केयर है उसने 11:30 पे छोड़ा है, यानी कि जो नर्स थी उसको उन्होंने क्या किया, 11:30 पे हैंड ओवर कर दिया। अब यहाँ से इसका काम खत्म।
क्योंकि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम है प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन करने के बाद वो क्या करेगा, पेशेंट को रिकवर भी तो करना है, होश में भी तो लाना है ना। होश में लाया 11 बजे, फिर उसने सब कुछ देख ताकि फाइनली कुछ दवा इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ी, देते लेते 11:30 बजे क्या किया उसने, नर्स को सौंप दिया, हाँ कि अब ले जाओ इनको नॉर्मल वार्ड। तो 9, 2, 11, 11:30, 2.5 घंटे हो गए। तो एनेस्थीसिया टाइम 150 मिनट, 60 60 120, और आधे घंटे का 30 मिनट, कितना हो गया 150 मिनट। एनेस्थीसिया टाइम 150 इंटू 15, 15 में 150, 10 यूनिट हो गए। अब इसका कन्वर्जन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कैसे करेंगे, डिसाइडेड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 1 यूनिट का कितना चार्ज पे आउट करना है, तो बेस्ड ऑन एनुअली गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, उस सिचुएशन में देखेंगे फॉर्मूला एनेस्थीसिया चार्ज, बेस यूनिट कितनी है हमारी, ये सब 10 निकल के आ गई। ठीक है ना, बेस यूनिट, टाइम यूनिट एंड मॉडिफाइंग फैक्टर। मॉडिफाइंग फैक्टर मैंने बताया था जो पेशेंट स्टेटस होता है 1 2 3 है ना, P1 जो है नॉर्मल है, P2 भी नॉर्मल है, P3 4 5, P3 4 5 का मॉडिफाइंग फैक्टर क्या था 1 2 3, क्योंकि 6 डेड था उसका 0 हो जाता है, तो उसके हिसाब से बस कन्वर्जन फैक्टर। तो एनेस्थीसिया एग्जांपल वाला सिचुएशन जो भी एग्जांपल ऊपर दिया था उसी का है, 11:30 बजे हैंड ओवर किया। कन्वर्जन फैक्टर फॉर द ईयर इज 14, यानी कि जो कन्वर्जन फैक्टर है जो गवर्नमेंट डिसाइड किया है $40। बेस यूनिट ऑफ द नी आर्थ्रोस्कोपी इज 5। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आपका बेस यूनिट 5। ठीक है, क्वेश्चन में था आर्थ्रोस्कोपी इज 5, टाइम कितना था 50 मिनट था, जो 10 यूनिट निकल के आ गया। मॉडिफाइड फैक्टर बताया P3 का 1, कन्वर्जन फैक्टर 40, 5 + 10 है ना, 5 + 10 + 1 इंटू कन्वर्जन फैक्टर जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है 40, कितना हो गया 10 5 15 1 16, ये कन्वर्जन फैक्टर हो गया। ये पूरा टाइम जो पेशेंट ने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने स्टार्ट किया और नर्स को हैंड ओवर किया, तो टोटल कितना 150 मिनट लगा। 150 मिनट को 15 से हमेशा डिवाइड करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, गाइडलाइन है। ठीक है, प्लस 5 मिनट जो है आपका आर्थ्रोस्कोपी है, बेस यूनिट ऑफ द नी आर्थ्रोस्कोपी, आपके क्वेश्चन में आएगा कि बेस यूनिट कितना यूज हुआ है पेशेंट पे। ठीक है, तो 16 हो गए। अब जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इस साल का $40, तो 16 इंटू 40 कितना हो गया 640। ये आपका निकल के आ गया कि जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का चार्ज हुआ वो इतना हो गया। उसी हिसाब से अगर देखा है तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। A 50-year-old female had a left subcutaneous mastectomy for a cancer. She now returned for the reconstruction, which is done with a single tram flap. The right mastectomy is done for asymmetry. Code for anesthesia for this procedure. तो सिंपल इसमें कहीं भी कोई मॉडिफाई की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ना ही एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी है ना ही CRNA की। इसमें पूछा गया कि ये सिचुएशन एक फ्लैप यूज हुआ है, तो इस सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, अपने CPD से आपको नियर अबाउट मैच कराने। ठीक है, मैच कराने के बाद आपको रिजल्ट निकल के आ जाए। आपको बताया कि क्या हो रहा है, जो पेशेंट क्या हुआ, रिटर्न कैंसर हुआ था, सी नाउ रिटर्न, और रिटर्न हुआ किस किस के लिए, रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए, है ना, सिंगल टर्म फ्लैप, यानी कि सबक्यूटेनियस मास्टेक्टोमी, सबक्यूटेनियस मतलब मसल लेयर तक टर्म फ्लैप कराने के लिए दोबारा आया है। और उसके लिए पूछ रहा है कि जो डॉक्टर ने सर्जरी किया है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने, वो उसकी प्रोसीजर की CPT बताओ। तो इस सिचुएशन में आपकी जो CPT होगी, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं चलता हूँ आंसर पे। एनेस्थीसिया देखो, पैरेंथेटिकल नोट्स, सेमीकोलन, पेरेंट कोड और चाइल्ड कोड का हमेशा ध्यान रखना है। पेरेंट कोड हमेशा ए अल्फाबेट में होगा, बड़ा कैपिटल में, और चाइल्ड कोड हमेशा स्मॉल। एनेस्थीसिया फॉर प्रोसीजर ऑफ द इंटीगुमेंट्री, क्योंकि मसल्स की बात हो रही है तो इंटीगुमेंट्री का ही पार्ट हुआ। सिस्टम ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, ES का हमेशा ध्यान रखना है, एक्सट्रीमिटीज है ना। एंटीरियर ट्रंक एंड प्रीनियम है ना, प्रीनियम यानी कि ट्रंक के नीचे प्रीनियम, और सेमी कोलन के बाद हम यूज करते हैं, या तो इसको यूज कर लो, अदरवाइज स्पेसिफाई। अगर कुछ पता नहीं है, बस हुआ है ट्रंक के नीचे कहीं भी, अगर नाम जिक्र नहीं होता तो हम ये कोड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सेमीकोलन के बाद मिल गया रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर हो रहा है ब्रेस्ट का। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है रिडक्शन ऑफ अग्यूमेशन, मास्टोप्लास्टी और मसल फ्लैप भी है ना। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में भी क्या है, टर्म फ्लैप
यानी कि मसल फ्लैप है, सबक्यूटेनियस मस्टेक्टोमी। तो इस सिचुएशन में हमारा 402 ही जाएगा। अगर हम 406 देखें तो ये रेडिकल है, राइट। और हम 400 को देखें तो ये अनस्पेसिफाइड है, यानी कि कुछ अलग ही है जो हमें पता भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो दे रखा है कि मसल्स में हो रहा है और राइट साइड भी हो रहा है। 404 अगर हम देखें तो 404 में भी रेडिकल मॉडिफाई रेडिकल प्रोसीजर ऑन ब्रेस्ट है, लेकिन ये हमारा ज़्यादातर सबसे प्रॉपर मैचिंग कहाँ पे हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा है ना, प्लस ब्रेस्ट पे हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, मसल फ्लैप भी यूज हो रहा है। तो मोर अप्रोप्रिएट हमारा क्या होगा, 402। तो हम इसी हिसाब से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। बाकी ये भी एक है, patient was placed under general anesthesia to have a simple incision and remove all the foreign body from the subcutaneous tissue. The procedure usually required local anesthesia due to unusual circumstances, which is required general anesthesia that modifier would best describe the situation, है ना। अभी कह रहा है कि यहाँ पे ना नॉर्मल एक लोकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत थी, लेकिन हुआ क्या कि पेशेंट ने बोला कि नहीं मुझे बहुत दर्द होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, अनयूजुअल उसको ना जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ा। तो 23 जो यूज होता है ना अनयूजुअल एनेस्थीसिया, जहाँ पे जरूरत ही नहीं थी एनेस्थीसिया की, वहां पे एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। लोकल भी दे दिया, चलो मतलब देना ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी, छोटा मोटा घाव था यार, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे देनी पड़ रही है, जहाँ पे जरूरत नहीं वहां भी देनी पड़ रही है। तो उस सिचुएशन में 23 मॉडिफायर यूटिलाइज होगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, अ सर्जन परफॉर्म अ सर्वाइकल अप्रोच इसोफेगोप्लास्टी, प्लास्टी मतलब रिपेयर, इसोफेगो राइट, विच रिपेयर ऑफ द ट्रेचो इसोफेगल फिस्टुला अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया दिया, किसने दिया, सर्जन ने परफॉर्म किया सारा कुछ। द सर्जन परफॉर्म बोथ प्रोसीजर एंड एनेस्थीसिया, हाउ वुड यू रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब सर्जन परफॉर्म करेगा तो सर्जरी की सीपीटी के साथ ही 47 जाना है, इसलिए सर्जरी की सीपीटी के साथ 47 जा रहा है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ना एनेस्थीसिया के साथ, एनेस्थीसिया की सीपीटी के साथ 47 मिले या एनेस्थीसिया की सीपीटी के साथ कोई सर्जरी जा रही हो, तो इनको आप बिल्कुल एलिमिनेट कर देना, क्योंकि सर्जरी का मिल गया कोड आपका 43305, उसके साथ साथ 47 मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ही दे रहा है, तो 47 आपका ऑलरेडी राइट आंसर होगा। तो ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर कुछ आपको क्वेरी रहती है, कुछ डाउट होता है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।